हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लोग जो 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूड, मतलब कि पूरा उसका नाम है प्रायिकता क्रमशः। मतलब कि क्लास 11th की प्रायिकता पढ़ करके जहाँ समाप्त होता है वहीं से क्लास 12th में चालू होता है प्रोबेबिलिटी, इसलिए उसको बस प्रायिकता क्रमशः का नाम दिया गया है और कोई उसकी विशेष मीनिंग नहीं है कि ये क्रमशः का मतलब क्या होता है। तो यानी कि क्लास 11th में जहाँ प्रायिकता हमारी ख़त्म होती है जस्ट 12th में वहीं से प्रोबेबिलिटी हमारी चालू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोग को जो 12th में जो हम लोग को प्रायिकता पढ़ना है उससे पहले अगर हम क्लास 12th की प्रायिकता के बारे में जानकारी नहीं है तो हमको सबसे पहले क्लास 11th की जानकारी ले लेनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा दिमाग से उतर गई होती, तो सबसे पहले 2 या 3 लेक्चर में हम क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी को रिकॉल करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे उसको हम। इसके बाद और उस पर हम उसको रिवाइज करेंगे और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद चौथे लेक्चर से हम लोग क्लास 12th में प्रवेश कर जाएंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे चैप्टर का नाम है प्रायिकता, इसकी मीनिंग बस यही है कि हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी जो है कि समस्याएं देखने को मिलती हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसे देखने को मिलती हैं जो अनिश्चितता को व्यक्त करती हैं, मतलब एक संभावना को व्यक्त करती हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक जो है कि हम सिक्का उछाल रहे हैं और हम उछालने के पहले जो है कि उसको पूरी तरह से हम बता नहीं सकते हैं कि वो आने वाला जो है ऊपर हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, लेकिन हाँ एक जो है कि अनुमान हम लगा सकते हैं कि शायद हेड ही आए, शायद टेल ही आए। इसी प्रकार से अगर हम एक डाइस को, एक पासे को फेंकते हैं और हम एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि शायद 6 आए, चाहे 1 आए, 2 आए, मतलब 1 से लेकर के 6 तक के नंबर की रिक्वायरमेंट हमारे अंदर हो सकती है। सोच सकते हैं बस इतना, मतलब कि जस्ट आने से पूर्व हम ये नहीं बता सकते, ये 100% नहीं बता सकते कि आने वाली जो संख्या है वो क्या आने वाली है। उसी प्रकार से हम जो है कि 2 देशों का जब मैच देखते रह रहे होते हैं तो हम एक जो है कि बस संभावना व्यक्त कर सकते हैं, मतलब कि अपने दिमाग में ये हमारे पास आती है कि शायद ये देश जीत जाए। किसी देश, पर्टिकुलर देश के बारे में हम सोच सकते हैं कि शायद ये देश जीत जाए, लेकिन जस्ट उसके जीतने और हारने का निर्णय लेने से पहले हम ये बता नहीं सकते कि कौन देश जीतेगा। इसी प्रकार से हम लोग मौसम को देख करके एक अनुमान लगाते हैं कि शायद बारिश हो। तो इस प्रकार की अनिश्चितताओं, जो हमारे पास अनिश्चितताएं आती हैं, बस उन्हीं के एक संख्यात्मक मान को ये प्रोबेबिलिटी में कनेक्ट किया जाएगा। मतलब जो भी हम अनिश्चितताओं की बात करते हैं, बस उस अनिश्चितताओं की एक संख्यात्मक, उस अनिश्चितताओं को एक जो है कि हम संख्यात्मक मान से बस कनेक्ट कर देंगे। ये काम मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसी मैथमेटिक्स की ब्रांच का नाम होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और कुछ इसकी बहुत विशेष मीनिंग नहीं है। हाँ, लेकिन ये हमारे गणित के बहुत सारे ब्रांचेज में प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा जो है कि महत्व है। हम लोग प्रायिकता की डिफिनीशन स्टार्ट करने से पहले, प्रायिकता के इतिहास को, प्रायिकता को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को पहले जानेंगे। मतलब कि प्रायिकता में जो स्टेटमेंट यूज होने वाले हैं, जो भी डिफिनीशंस आने वाली हैं, उसको सबसे पहले देखेंगे। और हमको लग रहा है कि 1 या 2 लेक्चर में हम लोग पहले यही देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी में आने वाले जो शब्द हैं वो क्या हैं, उनको सबसे पहले जानेंगे और उसको जानने के बाद तब प्रायिकता की डेफिनेशन हम चालू करेंगे। प्रायिकता के बारे में हम जानेंगे कि आखिर प्रायिकता की आवश्यकता हुई ही क्यों और प्रायिकता का विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी वर्ड आने वाले हैं, प्रायिकता में यूज होने वाले जो स्टेटमेंट हैं, वर्ड हैं, डिफिनीशंस हैं, उसको पहले देखेंगे। इसके बाद जो है कि प्रायिकता को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं 1 बाय 1 इसको। तो हम लोग देखेंगे
कुछ डिफिनीशंस को, जिसमें से मैं लिखा हूँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, परीक्षण। ये परीक्षण क्या होता है? तो किसी भी नतीजे को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रायोगिक क्रियाकलाप ही परीक्षण कहलाता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर हमें फिजिक्स के लैब में, प्रयोगशाला में, अगर हमें गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी की जो वैल्यू होती है वो पहले से ही हमको मालूम होता है। 9.8 के समथिंग, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये पहले से ही हमको इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए हम लोग जो है कि क्या करते हैं, प्रायोगिक क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पर एक जो है कि हम नतीजा प्राप्त करना है क्या, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोगशाला में प्रायोगिक क्रियाकलाप करते हैं। तो इसी को हम क्या जो वर्क करते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकालने के लिए, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको एक कॉइन हमारे पास है और हम हेड की रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब हमें हेड की आवश्यकता है, हेड ज्ञात करने के लिए जो है कि हम हेड या टेल ज्ञात करने के लिए हम सिक्के को उछालते हैं। एक जो है हमारे पास पासा हो और हमको ज़रूरत है 6 नंबर की, वो 6 नंबर लाने की ज़रूरत है, तो उस 6 नंबर को लाने के लिए हम पासा फेंकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में ये भी जानते हैं कि कुछ गैसेस होती हैं, वो जो है कि प्रयोगशाला मतलब कि क्या वर्क करने पर उनकी महक कैसी होती है, सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल में, प्रायोगिक जो प्रयोगशाला होता है उसमें प्रायोगिक क्रियाकलाप करते हैं। तो ये जो भी हम लोग को वर्क, जिस चीज़ की भी हमको वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी भी परिणाम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हूँ, किसी नतीजे को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रायोगिक क्रियाकलाप ही परीक्षण कहलाता है। तो अब बात रह गई कि जो हमारा परीक्षण है वो 2 टाइप के होते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल दिया हूँ। एक एग्जाम्पल दिया हूँ क्या, जैसे मान लीजिए कि हमको गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना है, तो इस गुरुत्वीय त्वरण जी की जो वैल्यू होती है वो हमको पहले से मालूम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको देखने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग प्रायोगिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। उसी प्रकार से कांच का अपवर्तनांक वायु के रिस्पेक्ट में 1.5 के समथिंग होता है, लेकिन उसी की जांच, उसी की सत्यता को देखने के लिए हम प्रायोगिक क्रियाकलाप करते हैं। तो ये ऐसा परीक्षण है जिसके परिणाम की हमको पहले से ही जानकारी है, फिर भी हम प्रायोगिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी परीक्षण हैं जिनके परिणाम प्राप्त होने से जस्ट पहले हम बता नहीं सकते कि जो परिणाम मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है। जैसे सिक्के की उछाल, अगर हम उछाल रहे हैं तो जब तक वह ऊपर कुछ आ ना जाए तब तक उसके पहले हम गारंटी के साथ बता नहीं सकते हैं कि हेड आने वाला है कि टेल आने वाला है। उसी प्रकार से अगर हम पासा फेंक रहे हैं तो पासा पर नंबर ऊपर आने से जस्ट पहले हम नहीं बता सकते कि ऊपर 1 से लेकर के 6 अंकों तक में से क्या आने वाला है। तो हम लोग अपने इस परीक्षण को 2 टाइप में वर्गीकृत करते हैं। एक हमारा जो होता है इस प्रकार का, जिसके बारे में हमको पहले से ही, परिणाम के बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन है, तो भी हम जो है कि उसको देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए प्रायोगिक क्रियाकलाप करते हैं। और एक ऐसा परीक्षण जिसके परिणाम के बारे में, मतलब परिणाम मिलने से जस्ट पूर्व हमको जानकारी नहीं है, फिर भी उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो ये 2 टाइप के हमारे पास परीक्षण होते हैं, और जिसका परिणाम पहले से ही निश्चित होता है उस प्रकार के परीक्षण को हम लोग कहते हैं निश्चयात्मक परीक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जिस परीक्षण के परिणाम के बारे में हमको, मतलब कि परिणाम आने से पूर्व हमको जानकारी नहीं होती, जस्ट पूर्व जानकारी नहीं होती है, इस प्रकार के परीक्षण को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक परीक्षण यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और पूरी इस प्रोबेबिलिटी में हम लोग को रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही बात करनी है, क्योंकि अगर कोई परीक्षण निश्चयात्मक परीक्षण है तो उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो
हम लोग अपने परीक्षण को इसी 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो लिखे यहाँ पर परीक्षण के प्रकार। परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखे हैं निश्चयात्मक परीक्षण, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में, और दूसरा जो होता है यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। निश्चयात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ऐसा परीक्षण जिसका परिणाम पहले से ही निर्धारित होता है निश्चयात्मक परीक्षण कहलाता है। और मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, एक प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो 9.8 होता है, एक एग्जाम्पल ये दिया हूँ। और गुरुत्वीय त्वरण कांच का जो अपवर्तनांक होता है वायु के रिस्पेक्ट में 1.5 के समथिंग होता है, मैं एक एग्जाम्पल वो दिया हूँ। और उसी की दूसरी डेफिनेशन आर करके लिखे हुए हैं कि ऐसा परीक्षण जिसे दोहराने पर परिणाम बदलता नहीं है। मतलब कि कितना भी प्रैक्टिकल कर लें हम, कितना भी प्रयोग कितना भी बार कर लें, 9.8 जो गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है उसी के समथिंग वैल्यू बार बार आती है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, कितना बार हम एक्सपेरिमेंट कर लें उसी के समथिंग बार बार वो वैल्यू आती है। तो वही मैं लिखा हूँ कि ऐसा परीक्षण जिसे दोहराने पर परिणाम बदलता नहीं है निश्चयात्मक परीक्षण कहलाता है। दूसरा मैं लिखा हूँ यादृच्छिक परीक्षण, ऐसा परीक्षण जिसका परिणाम आने से तुरंत पहले निश्चित रूप से परिणाम की घोषणा न की जा सके, मतलब पहले से बता न सके, हम यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में लिखे हैं उसको, ऐसा परीक्षण जिसे दोहराने पर परिणाम निश्चित नहीं होता है यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। मतलब कि ऐसा परीक्षण जिसे दोहराने पर परिणाम क्या होता है, बदल जाता है, हम गारंटी के साथ बता नहीं सकते। तो ऐसे परीक्षण को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। और इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक सिक्के की उछाल लिए हैं, एक जो है कि हम पासे की फेंक लिए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अगर हम ताश के एक गड्डी में से अगर हम एक बार पत्ता खींचें, वह नंबर क्या आया, फिर उसको गड्ढे में डाल दें, फिर दूसरा पत्ता खींचें, तो हम गारंटी के साथ ये नहीं कर सकते जो खींचे थे वही आने वाला है। उसी प्रकार से किसी कलश में कई प्रकार की गेंदें रखी गई हैं, कई रंगों की, उसमें से कोई गेंद एक हम निकाल करके फिर उसमें रख दें और फिर उसके बाद हम गेंद निकालें, तो ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि जो मैंने गेंद निकाला था वही गेंद आने वाली है। तो इस प्रकार की जो है कि हम परीक्षण को 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, अभी हम एक वर्ड का यूज किए हैं कि परिणाम क्या होता है, परिणाम रिजल्ट, उसी को हम आउटकम भी प्रोबेबिलिटी में कहने वाले हैं। नहीं तो अदरवाइज तो परिणाम को हम रिजल्ट ही कहते हैं, लेकिन प्रायिकता में हम परिणाम को रिजल्ट भी कह सकते हैं, आउटकम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को ही हम क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। जैसे हम एक सिक्का उछालें, तो सिक्का उछालेंगे अगर हम, तो क्या क्या नतीजा मिल सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी बनती है, कोई अगर हम ट्रायल कर रहे हैं, कोई अगर हम परीक्षण कर रहे हैं, ट्रायल को भी हम बताएंगे ट्रायल क्या चीज़ होता है। ट्रायल बस उसी परीक्षण को हम कई बार करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, वही ट्रायल हो जाता है। तो ट्रायल वर्ड को हम बताएंगे, पहले हम परीक्षण को बता ले रहे हैं। तो कोई भी हम परीक्षण कर रहे हैं तो उस परीक्षण के दौरान हमको नतीजा क्या मिलता है, उस नतीजे को ही हम क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। जैसे अगर सिक्के को उछालें तो या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है। तो हेड क्या है, एक परिणाम है, टेल क्या है, एक परिणाम है, क्योंकि यही 2 नतीजे मिल पा रहे हैं। अगर हम एक डाइस को, एक पासे को फेंकें तो क्या क्या नतीजा मिल सकता है, या तो ऊपर 1 आ सकता है, या तो ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, यही नंबर्स आ सकते हैं। तो ये सब नतीजे हमको मिल रहे हैं एक डाइस को फेंकने के दौरान। तो इन सब नतीजों को ही हम क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखें, प्रदर्श समष्टि किसे कहते हैं। मैं पहले ही बता दिया हूं कि हम लोगों को जो भी प्रायिकता में वर्ड यूज करने हैं उन सारे वर्ड को पहले हम देख रहे हैं और उनकी डेफिनेशंस को बता रहे हैं। तो अगला पॉइंट है प्रदर्श समष्टि किसे कहते हैं। तो किसी परीक्षण को जब हम करते हैं तो जितने भी परिणाम हमको प्राप्त होते हैं उन परिणामों के समुच्चय को, मैं फिर से एक बार बता दूं इंपॉर्टेंट बात, कि कोई भी हम परीक्षण कर रहे हैं उस परीक्षण के जितने
टोटल नतीजे प्राप्त होते हैं, उस नतीजे को कलेक्शन को ही, उस नतीजे के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, प्रदर्श समष्टि कहते हैं। और हम जानते हैं कि समुच्चय को हम लोग किसी भी समुच्चय को डिनोट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से उसको सूचित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सैंपल स्पेस जो प्रदर्श समष्टि है उसको इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहा गया है। सैंपल स्पेस की पहली स्पेलिंग एस है, इसलिए जो सैंपल स्पेस का सेट होता है, मतलब कि जो हमको किसी परीक्षण को करने के लिए जो नतीजे मिलते हैं, जो परिणाम मिलते हैं, उनके समुच्चय को हम प्रदर्श समष्टि कहते हैं। तो उनके समुच्चय को डिनोट किससे किया जाएगा, तो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और जितने भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट होते हैं, जैसे मैं कह दूं कि एक पासे को उछाला गया है तो उसके कितने आउटकम मिल सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और उसी को कर्ली ब्रैकेट में मैले ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो वह एक पासे की एक उछाल के लिए क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। तो जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श बिंदु भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय ही उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि कहलाता है। इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्श समष्टि के प्रत्येक बिंदु को प्रदर्श बिंदु भी कहते हैं। मैं एक चीज और बता दूं, एक यहाँ पर जब समुच्चय का नाम आया है तो मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आप कल का लेक्चर पढ़ने से पहले कितने चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो पहला है सेट थ्योरी, समुच्चय, क्योंकि प्रायिकता पढ़ने के लिए इन सारे चैप्टर्स का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, P&C, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। तो कम से कम होते तो बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, इसके अंतर्गत आ जाता है द्विपद प्रमेय भी आ जाएगा, द्विपद प्रमेय भी आ जाएगा। तो बहुत सारे मतलब द्विपद प्रमेय की जानकारी होनी चाहिए, सांख्यिकी की जानकारी होनी चाहिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जानकारी होनी चाहिए, समुच्चय की जानकारी होनी चाहिए और कक्षा 12 की प्रायिकता पढ़ने के लिए कक्षा 11 की प्रायिकता की जानकारी होनी चाहिए, जो हम बता ही रहे हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करके रखिएगा। दूसरा लेक्चर मतलब कि दूसरा लेक्चर या पूरा जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो इनकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर हम सैंपल स्पेस के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो उस स्टेटमेंट से हम सैंपल स्पेस कैसे बना सकते हैं। तो पहला हम एग्जांपल लिए हैं, एक सिक्के की एक उछाल के लिए प्रतिदर्श समष्टि, मतलब एक सिक्का है उसको एक बार अगर उछाला जाता है तो प्रदर्श समष्टि क्या बनेगी। तो एक सिक्के को जब एक बार उछालेंगे तो उसके जो परिणाम आने वाले हैं वो हेड टेल, तो इन्हीं दोनों परिणामों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय को लिखने का तरीका होता है कि दो एलिमेंट होते हैं उसको अलग रखने के लिए उनके बीच में कॉमा लगाया जाता है और मैले ब्रैकेट में लिख देंगे, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब हम ये कहें दूसरा कि एक सिक्के की दो उछाल या दो सिक्कों की एक उछाल, दोनों के लिए सैंपल स्पेस जो बनता है वो एक ही बनता है। मतलब एक सिक्के को दो बार उछालें चाहे दो सिक्के को एक बार उछालें, जो सैंपल स्पेस बनेगा वो एक ही बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखें बनाने का तरीका भी है, बता दे रहे हैं अभी। तो ये हमारा है जो सैंपल स्पेस बनेगा, दोनों एच आ सकता है, एक पर एच मैंने पहले सिक्के पर आ सकता है एच, दूसरे पर टी, पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है और दोनों पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इसको बनाने का तरीका हो जाएगा कि पहली बार जब सिक्के को उछालेंगे तो मान लेते हैं कि अगर हेड आता है तो इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे पर हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। अगर पहली बार में क्या आता है, टेल आता है, दूसरी बार में इसके करस्पॉन्डिंग हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। तो लिखने का तरीका एच एच एस टी टी एच टी टी, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और उसको मैले ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। और चूंकि ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये तो उनको एक दूसरे से अलग रखने के लिए बीच में क्या लगा देंगे, कामा, और सैंपल स्पेस को डिनोट करने के लिए एस लिखा जाता है, एस से उसको डिनोट करते हैं। फिर लिखे हैं एक सिक्के की, तीसरा एग्जाम्पल, एक सिक्के की तीन उछाल या तीन सिक्कों की एक उछाल के लिए प्रदर्श समष्टि, मतलब कि एक सिक्के को तीन बार उछालें चाहे तीन सिक्कों को एक बार उछालें, जो प्रदर्श समष्टि बनती है वो एक ही बनती है। तो उसको भी
अगर चाहें तो बना सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एच टी, फिर उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग भी एच टी, इसके करस्पॉन्डिंग भी एच टी, इसके करस्पॉन्डिंग भी एच टी। तो 3 बार हो गया। देखें, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट बनेगा एच 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 टी यहाँ पर लिखे हैं, एक एच 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 टी, फिर एच टी एच टी टी, फिर उसके बाद टी एच टी 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 एच टी टी टी। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट है। उन्हीं को बस यहाँ पर मैले ब्रैकेट में क्लोज कर दिए हैं और एक दूसरे को अलग रखने के लिए बीच में कामा लगा दिए हैं। सेट का रूल होता है वो मैं लिखा हूँ। फिर लिखे हैं एक सिक्के की 4 उछाल या 4 सिक्कों की एक उछाल के लिए प्रदर्श समष्टि। तो अगर एक बार और इसी को कर दें एक बार, तो यहाँ पर लिख देना है एच एच, एक बार और एच टी, यहाँ पर भी क्या कर देना है एच टी, फिर यहाँ पर भी क्या कर देना है एच टी, यहाँ पर भी क्या कर देंगे एच टी, यहाँ पर भी क्या कर देंगे एच टी, फिर यहाँ पर भी क्या कर देंगे एच टी, यहाँ पर भी क्या कर देंगे एच टी, यहाँ पर भी क्या कर देंगे एच टी। तो इस प्रकार से अगर सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट हमारे पास बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, मैं देखता हूँ यहाँ पर एच 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 टी। अगली बात 2 हो गया, ये पहला एच 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 और दूसरा एच 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 टी, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा एच एच टी एच 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 टी टी, ये 2 एलिमेंट फिर बन गया, मैंने 2 एलिमेंट। फिर उसके बाद अब यहाँ से अगली बात कर ले रहे हैं हम एच एच टी, यहाँ पर अगर गए हैं हम तो क्या बना है एच 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 टी, फिर उसके बाद एच 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 टी टी एच 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 टी टी। तो एगो से जो एलिमेंट हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ से अगर बस एगो एच लेकर के चल रहे हैं तो 8 एलिमेंट बन रहा है। कैसे देख पा रहे हैं, एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 और फिर ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 8 हिस्से बन रहे तो 8 हिस्से बन जाएंगे, इन टोटल एलिमेंट 16 हो जाएंगे। देख लें टी एच 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 टी एच एच टी, फिर उसके बाद टी एच टी एच टी एच टी टी, फिर उसके बाद टी टी एच एच टी टी एच टी 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 एच टी 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 टी, चारों टी। तो उसी यहाँ पर 16 एलिमेंट को हम लिख करके और मैले ब्रैकेट में क्लोज कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक हमको कुछ विशेष बात दिखाई दे रही है, उसको मैं लिख लूँ, उसको यहाँ पर मैं नोट में डाल दे रहा हूँ। नोट मैं भी लिख दूंगा, पहले बताऊँ। एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसका जो बेस है वो कितना है 2, मतलब कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अगर उसको एक बार उछालेंगे तो 2 पर पावर 1 लगा देंगे तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट आ जाएंगे। देख लें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं 2। अगर एक सिक्का है उसका बेस तो हमेशा 2 ही रहेगा, बदलेगा है नहीं। अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 पर पावर 2 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस में एलिमेंट आ जाएंगे। 2 पर पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 एलिमेंट इसमें होंगे। एक सिक्के का बेस बदलेगा नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर उसको 3 बार उछालेंगे तो 2 पर पावर 3 लगा देंगे तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट आ जाएंगे। 2 पर पावर 3 देख ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8। अगर एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो बेस तो बदलेगा नहीं, तो 2 पर पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट इसमें होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये याद नहीं रखना है, बस ये तरीका याद रखना है कि कैसे हम लिख सकते हैं। तो उस ये नोट में हम डाल दे रहे हैं कि अगर एक सिक्के को कितना बार अगर हम उछाल दें तो उसके सैंपल स्पेस में अगर एलिमेंट निकालना है तो किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और वो नोट के बाद हम लोग देख लेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। और आज के लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट बस इतना ही रहेगा, इस पर बस हम क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे।
में लिखा हूँ, इस नोट को उतार लें। एक सिक्के की n उछाल या n सिक्कों की एक उछाल के लिए प्रदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या इक्वल टू आधार पर पावर उछालों की संख्या, आधार पर पावर उछालों की संख्या। तो बेस उसका क्या है, एक सिक्के का जो बेस होता है वो 2 होता है, और कितना बार उछाले हैं, 1 बार उछाले हैं, 2 बार उछाले हैं, 3 बार उछाले हैं। तो बस हमको क्या कर देना है, उछालों की संख्या पावर में लगा देना है। तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा n। यहाँ पर ऐसे भाई बस लिख सकते हैं एक सिक्के की n उछाल, एक सिक्के की n उछाल के लिए, एक सिक्के की n उछाल के लिए, इसको अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सिक्के की n उछाल के लिए प्रदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या इक्वल टू आधार पर पावर उछालों की संख्या यानी कि 2 टू द पावर n। और कुछ एग्जांपल्स देख ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एक पासे की एक उछाल के लिए प्रदर्श समष्टि, बस एक पासे को एक बार उछालते हैं तो नंबर 1 2 3 4 5 6 आता है। तो उसी को मैले ब्रैकेट में लिख करके और उनके बीच में कामा लगा देंगे एक दूसरे से अलग रखने के लिए। दूसरा 5वां एग्जांपल है, एक पासे की 2 उछाल या 2 पासों की एक उछाल के लिए प्रदर्श समष्टि। तो प्रदर्श समष्टि लिखने के लिए एक बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, एक बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर 1 1 लिख देंगे, फिर ये 1 2 ये हो जाएगा 1 2, ये 1 3, ये 1 3, तो 1 3 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 1 4 हो जाएगा, और ये 1 5 हो जाएगा, और ये 1 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 हो जाएगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ और मैले ब्रैकेट में क्लोज कर दिया हूँ। और जो ब्रैकेट में जो एलिमेंट दोनों लिखे गए हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बीच में कामा इसलिए लगाए हैं कि उसको 11 न समझा जाए, एक एलिमेंट न समझा जाए, और इसको 12 न समझा जाए, इसको 13, इसको 14 15 16 ऐसे मत समझा जाए, इसलिए कामा लगाए हैं अलग उसको रखने के लिए। और 2 ब्रैकेट के बीच में कामा इसलिए लगाया गया है कि ये 2 एलिमेंट हैं, काउंट उसको 2 करने के लिए ऐसा कामा लगाया गया है। तो ऐसे इसमें 36 एलिमेंट हैं और इसमें कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो अगर हमको ये देखा जाए कि एक पासे को, अगर एक पासे के बेस की बात करें कि बेस कितना होता है, तो बस एक पासे को कितना भी बार उछाल डालें उसका जो बेस है बदलने वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि बेस इसका क्या होता है 6। अब एक बार उछालेंगे तो 6 पर पावर 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। तो 6 पर पावर 1 इक्वल टू 6। अगर 2 बार उछालेंगे तो 6 पर पावर 2 यानी कि 36। अगर 3 बार उछालेंगे तो 6 पर पावर 3 यानी कि 216। तो एक पासे को 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 216। तो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बनाए हैं। हाँ, एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो 36 एलिमेंट होंगे, उसको हम बना करके यहाँ पर दिखाएं। तो इसको लिख लेंगे नोट में, एक पासे की n उछाल के लिए प्रदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या इक्वल टू 6 टू द पावर n। बस एक और नोट देख ले रहे हैं, तब हम तो बस एक नोट देख ले रहे हैं, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। जब एक पासे को हम 2 बार उछाले हैं तो सैंपल स्पेस हमारा ये बना है, ये सैंपल स्पेस बना है। तो इसमें दोनों पासों पर जो नंबर आते हैं उनके अगर योग की बात करें तो कम से कम 2 मिलेगा और मैक्सिमम कितना मिलेगा 12। क्योंकि देख पा रहे हैं इन 2 पहले पासे पर 1 दूसरे पासे पर 1, तो सबसे छोटा योग 2 मिलेगा और सबसे बड़ा योग कितना मिलेगा, जब दोनों पर 6 6 आ जाएगा तो 12 मिलेगा। इससे जो है कि न तो कम, न तो 2 से कम, न तो 12 से अधिक हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पर लिखे हैं सम, क्या योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, योग इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9 या तो 10 या तो 11 या तो 12। इस क्रम में क्यों लिखे हैं, सारी बात को मैं बता रहा हूँ। तो देख लें 2 जो है हमारा सिर्फ कितना बार आया है, 1 बार आया है, और 12 भी कितना बार आया है, 1 बार। तो जो योग 2 आता है वो भी 1 ही बार आएगा, और जो योग 12 आता है वो भी कितना बार, 1 ही बार आता है। उसके बाद योग जो 3 आता है, योग जो 3 आता है वो कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, और जो योग
11 है वो भी 2 बार आएगा। तो देख लें 3 ये और 11 ये बस, इससे ज़्यादा वो आएगा नहीं। चेक कर लें कहीं भी, अब योग 3 और 11 मिलेगा ही नहीं, जो मैंने क्रॉस कर दिया वही है। अब योग 4 और 10 मिलेगा कितना बार? 3 बार। तो 4 देखें कहाँ कहाँ मिलने वाला है, ये 4 ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। उसी प्रकार से अगर 10 की बात करेंगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल नहीं सकता। तो ये 4 और 10 मतलब कि योग 4 है वो भी 3 बार होगा, योग 10 है वो भी 3 बार होगा। अगर हम 5 योग की बात करेंगे तो कितना बार आएगा? 4 बार आएगा। तो 5 देख ले रहे हैं, 1 2 3 4। और 9 की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4, देख पा रहे हैं 4 बार आया है। अगर योग 6 की बात करेंगे वो भी कितना बार? 5 बार। और योग 8 की बात करेंगे वो भी कितना बार? 5 बार आएगा। तो 6 को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये देख पा रहे हैं 5 बार आया है। 6 योग जो आ रहा है वो भी 5 बार आ रहा है, और जो 8 आएगा वो भी 5 बार। देख लें, ये 1 2 3 4 5। अब उसके बाद बात करेंगे कि जो योग 7 आता है वो कितना बार आएगा, तो वो 6 बार आएगा। तो यहाँ पर सब मैं लिख दिया हूँ, ये याद रखने के लिए एक बेटर तरीका है। तो 7 देखें, 1 2 3 4 5 6, सब क्रॉस हो गया, सब खत्म हो गया। तो याद रखने का कितना सिंपल तरीका है, योग 2 3 4 क्रम से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लें। तो ये 2 और 12 जो होता है 1 बार आता है, एक बार दोनों आते हैं। योग 3 और 11 जो आता है वो 2 बार आते हैं। योग जो 4 और 10 है वो 3 बार आ रहे हैं। और जो योग 5 और 9 है वो 4 बार आएंगे। योग 6 और 8 है वो 5 बार। और जो योग 7 है वो कितना बार आएगा? 6 बार आएगा। तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन इस पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। मैं भी एग्जाम्पल में भी दिए हैं इसको, फिर एक बार देख रहे हैं सॉल्यूशन। एक सिक्के को 3 बार अगर उछालेंगे तो जो सैंपल स्पेस हमारा S बनेगा वो क्या बनेगा? वो तीनों हेड आ सकता है। अब एक हेड को कम कर लें, एक हेड को कम करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर, उसके स्थान पर T, और T का बस प्लेस चेंज कर दें। पहले स्थान पर है यहाँ पर, अब उसको दूसरे स्थान पर कर लें, फिर उसको इस स्थान पर कर लें, तो ये हो जाएगा TH। अब उसके बाद 2 हेड को कम कर लें तो 2 टेल हो जाएगा ये। अब फिर उसके बाद हेड का प्लेस परस्पर बदल दें तो ये हो जाएगा टेल हेड टेल। फिर उसके बाद हेड को फर्स्ट स्थान पर कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेल टेल हेड, और लास्ट में तीनों कितना हो जाएगा? टेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक पांसा 2 बार फेंका जाता है, इस प्रयोग की प्रदर्श समष्टि लिखिए। तो सॉल्यूशन प्रदर्श समष्टि के लिए हो जाएगा S इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1 1 1 2 1 3। 1 के साथ एक बार फर्स्ट रो में 1 के साथ 6 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। दूसरे रो में 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए। तीसरे रो में 3 के साथ जो है कि 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए। चौथे रो में 4 के साथ 1 2 3 4 5 6, और पांचवें रो में 5 के साथ 1 2 3 4 5 6, और छठवें रो में 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 लिख दें। तो हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। किसी एक लाइन में भी लिख सकते हैं, एक लाइन में भी लिखा जा सकता है। सेट जो हम पढ़े हैं उसको हम लोग जान रहे हैं। एक लाइन में इसलिए लिख रहे हैं कि 36 एलिमेंट लिखेंगे तो नहीं हटेगा, तो नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 के साथ लिख देंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, और ये क्या हो जाएगा? 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, और ये हो जाएगा 5 6। फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, और ये हो जाएगा 6 6। और काम में जैसे लगता है वैसे लगा लेंगे, और महीने ब्रैकेट में इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। आगे देखते हैं। कामा बार बार मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपको समझ जाना है। चलिए देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा फेंका जाता है, इस प्रयोग की प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि माना इस प्रयोग की प्रदर्श समष्टि यस है, तो यस में क्या क्या एलिमेंट होने वाले हैं तो मैं बता दूं यहाँ पर। एक सिक्का जब हम उछालेंगे, पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है एक सिक्का, यानी कि सिक्का लिखा है पहले और फिर उसके बाद क्या फेंका जाता है, पासा। तो सिक्का अगर पहली बार फेंकेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो क्या आ सकता है, टेल। तो पहली बार में अगर हेड आता है, सिक्का पहले उछालते हैं और पहली बार में अगर हेड आ गया तो उसके साथ क्या फेंकना है, पासा। तो एच के साथ 1 आ सकता है, एच के साथ 2 आ सकता है, एच के साथ 3 आ सकता है, एच के साथ 4 आ सकता है, एच के साथ 5 आ सकता है, एच के साथ 6 आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस में एलिमेंट क्या क्या बनेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एच और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टेल। तो पहली बार में अगर हेड आएगा तो हेड के साथ क्या क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार से टेल के साथ भी 1 2 3 4 5 6। तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6। या फिर क्या हो जाएगा टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6। ये सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो जाएंगे और कामा कहाँ कहाँ लगेगा, सब लगा लेंगे। ये एक एलिमेंट है, ये H1 एक एलिमेंट है, H2 एक एलिमेंट है, तो ये एक दूसरे से अलग रखने के लिए हम कामा लगा देंगे और बीच में भी यहाँ पर कामा लगा देंगे। नहीं कामा लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर कामा लगाना जरूरी है एक दूसरे को अलग रखने के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यक्स कमरे में, मतलब एक कमरे का नाम है एक्स, कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो बच्चा के अंतर्गत लड़की भी या लड़का, मतलब लड़की को भी बच्चा कहा जा सकता है, लड़के को भी बच्चा कहा जा सकता है। तो सब मिला जुला करके मैं यहाँ पर लिख लूँगा, माना एक्स कमरे में 2 लड़के, लड़के को इंग्लिश में कहते हैं बॉय, तो बॉय 1 बॉय 2 तथा 2 लड़कियों का नाम हम लिख दे रहे हैं क्या, गर्ल, G1 गर्ल G2 है, तथा एक कमरा हमारा क्या है वाई। तो वाई कमरे में एक लड़का है, तो वाई कमरे में एक लड़का कितना बॉय हो गया है, बॉय कितने हो चुके हैं B1 B2, तो ये हो जाएगा एक लड़का बॉय 3 तथा कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां। इन 3 लड़कियों को संकेत हम क्या G1 G2 हो गया है, तो G3 G4 G5 है, क्योंकि लड़कियां एक जैसी हो नहीं सकती, लड़के एक जैसे हो नहीं सकते, तो अलग अलग संकेत उसका हमें लेना पड़ेगा। लिख दे रहे हैं हम तब प्रतिदर्श समष्टि, चाहे प्रश्नानुसार लिख देना है, प्रश्नानुसार प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रदर्श समष्टि S इक्वल टू लिख दे रहे हैं। क्या करना है ये देख लें, जो हमको प्रदर्श समष्टि बनानी है वो क्या करना है। तो पहले क्या किया जा रहा है, उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें एक कमरा चुना जाता है। तो हम कमरा जब चुनेंगे तो या तो एक्स कमरा चुन सकते हैं या तो वाई कमरा चुन सकते हैं, मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी नतीजे हो सकते हैं सबको लिख देना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सैंपल स्पेस बनता कैसे है। तो मैं सैंपल स्पेस की डेफिनेशन दे दिया हूं कि किसी भी परीक्षण को अगर हम कर रहे हैं तो उस परीक्षण के दौरान जितने आउटकम आ सकते हैं, पॉसिबल हैं, उन सारे आउटकम को हम सारे
आउटकम को लिख करके उसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, वही क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। तो टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि हम कमरा x चुन लिए, हो सकता है कि हमने कमरा x चुन लिया। तो अब x कमरे से हमको एक बच्चा अगर चुनना है तो x कमरे में क्या क्या है, यहाँ पर समझ पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि जो x कमरा है उसमें क्या क्या है, यहाँ पर लिखे हुए माना x कमरे में ये B1 है, B2 है, G1 है और क्या है G2। ये जो हमारे x कमरे में हैं इतने बच्चे, और जो y कमरा है उसमें कौन बच्चे हैं, उसमें जो बच्चे हैं हमारे पास ये B3 है और ये G3 है, ये G4 है और ये G5 है। ये हमारे पास y कमरे में बच्चे हैं। तो पहले क्या चुन रहे हैं हम, पहले हम क्या चुन रहे हैं, एक कमरा चुन रहे हैं, और उसके बाद ये कमरा चुनने के बाद क्या चुनना है, हमको बच्चा चुनना है। तो अगर कमरा ये चुन लिए तो उसके साथ B1 चुन सकते हैं, उसके साथ B2 चुन सकते हैं, इसके साथ G1 चुन सकते हैं, इसके साथ G2 चुन सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से ध्यान देना है कि पहले क्या लिए थे, तो पहले कमरा चुना जा रहा है, इसलिए हम ये नहीं लिख सकते कि B1x B2x, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर लिख भी देंगे तो चूंकि चुना जाता है, कॉम्बिनेशन है, गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन 2 बार नहीं लिख लेना है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x B1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा x B2, फिर क्या हो जाएगा x G1 और फिर क्या हो जाएगा x G2। ये तो हो गया एक कमरा चुनने के बाद एक बच्चा। हो सकता है कि हम कमरा y चुन ले, तो जब y चुनेंगे तो बच्चा इसमें का हमको लेना है। यहाँ पर लिखा गया है कि x कमरे में 2 लड़कियां तथा y कमरे में 1 लड़का और 1 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रदर्शन समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो कमरा चुनने के बाद उसी जो है कि कमरे से हमको बच्चा लेना है, माने कि एक बच्चा हमको चुनना है। तो पहले हम बच्चे को चुनने के लिए ये देखेंगे किस कमरे से हम चुने। तो अगर कमरे का चुनाव x कर लिए तो x बच्चे हमारे पास ये मिल सकते हैं, ये B1 है यहाँ पर। और अगर कमरा क्या चुन लिए, y चुन लिए, तो उसके साथ जो बच्चे मिलेंगे y के साथ B3 मिलेगा, फिर y के साथ क्या मिलेगा G3 मिलेगा, फिर y के साथ क्या मिलेगा G4 मिलेगा, फिर y के साथ क्या मिलेगा G5 मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो जाएंगे। इसको अगर ब्रैकेट में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली, हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, माना बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छिक निकाले जाते हैं। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है और फिर उसे खराब D या ठीक N में वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रदर्शन समष्टि ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि किसी ढेर में से, किसी ग्रुप में से 3 बल्ब निकाले जाते हैं। कितने बल्ब निकाले जाते हैं, 3 बल्ब ये निकाले जाते हैं। अब अगर 3 बल्ब निकाल दिए, नोटिस कर लिया गया हमारे पास 3 हमारे पास जो बल्ब हैं, एक बल्ब को हम B1 लिख दे रहे हैं, एक बल्ब को B2 लिख दे रहे हैं और एक बल्ब को B3 लिख दे रहे हैं। ये 3 बल्ब हो गए। अब ये हो सकता है कंडीशंस जितनी बन सकती हैं, मतलब बस ये है कि खराब की कितनी केसेस बन सकती हैं, उसी को हम इस S के अंतर्गत बस लिख देंगे। तो हो सकता है कि ये वाला क्या हो जाए, मतलब ये हो सकता है कि तीनों खराब हो जाए। अगर मैं 3 बल्ब निकाला हूँ, 3 बल्ब को मैं लिख दिया हूँ B1 B2 B3, तो हो सकता है कि तीनों जो है कि क्या निकल जाए, खराब निकल जाए, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो तीनों अगर खराब होगा तो खराब को किससे डिनोट करना है, D से। तो यहाँ पर हम तीनों क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। डिफेक्टिव हो सकता है कि ये वाला क्या निकल जाए, सही निकल जाए, ये वाला क्या निकल जाए, सही। तो बाकी ये 2 सब क्या हो सकते हैं, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये अगर सही निकल जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, सही निकल जाएगा। सही को किससे डिनोट कर दे रहे हैं, N से। तो हो जाएगा N। और बाकी क्या हो सकता है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। हो सकता है कि ये सही निकल जाए, तो ये दोनों खराब हो सकते हैं, ये दोनों खराब हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में खराब को किससे लिखेंगे, D से, इसको N से और इसको किससे, D से। हो सकता है कि ये सही निकल जाए, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इस खराब को D से, इस खराब को D से और इसको किससे, N से लिख लेना है। तो ये 2 खराब की पॉसिबिलिटी हमारी बनी है। फिर हो सकता है
कि ये दो खराब निकल गया, ये खराब निकल गया और ये खराब निकल गया, तो इन दोनों को किससे लिख देंगे, डी से, और इसको किससे लिख देंगे, एन से। हो सकता है ये दोनों खराब निकल गए तो यहाँ पर लिख देंगे डी। हो सकता है ये दोनों खराब निकल गए तो क्या लिख देंगे, एन डी। चाहे हो सकता है जीरो खराब निकल गया, जीरो खराब का मतलब एको खराब नहीं निकल गया, तो यहाँ पर एको खराब नहीं होगा तो तीनों को खराब नहीं है तो एन से नोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट इसमें भी हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्त है, ये बता दूं मैं, जब सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हेड भी कहते हैं, इसी को शीर्ष भी कहते हैं, शीर्ष, और इसी को चित्त भी कहा जाता है, इसी को चित्त भी कहते हैं, किसको, हेड को। और अगर टेल है तो इसको हम पट भी कहते हैं, पुछ भी कहते हैं, और इसी को टेल भी कहते हैं, टेल जो भी हो इसकी स्पेलिंग TAIL। इसी को फिर से जो सिक्के पर अगर टेल आता है तो टेल को ये टेल, पुछ, पट 3 नाम से जाना जाता है। हेड आता है तो उसको हेड, शीर्ष, चित्त, और डिनोट किया जाता है इसको H से और इसको टेल से। अब सवाल को पढ़ते हैं, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्त आता है, तो सब मिला जुला करके मैं फिर से एक बार बता दूं, सैंपल स्पेस का मतलब कि कोई भी हम परीक्षण कर रहे हैं तो उस परीक्षण के दौरान जितने जो आउटकम आ सकते हैं, जितनी पॉसिबल केसेस आ सकती हैं, स्टेटमेंट के अनुसार, स्टेटमेंट जो भी गिवन है उस स्टेटमेंट के अनुसार जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, सारे पॉसिबल केसेस को हमको लिख देना है और करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, वही सैंपल स्पेस होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि एक सिक्का उछाला जाता है, तो सिक्का जब उछालेंगे तो बनेगा कि यहाँ पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगली बात तो एक पासे को फेंका जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्त आता है, क्या आता है, चित्त आता है, तो क्या फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है। तो जब पासा फेंकेंगे इसके साथ, तो इसके साथ कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 6 गो, या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो पासे का 3 आ जाएगा, या तो पासे का 4 आ जाएगा, या तो पासे का 5 आ जाएगा, या तो पासे का 6 आ जाएगा। अगली बात, यदि पासे पर सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। तो यहाँ पर पासे पर सम संख्या मिलेगी, ये तो फिर पासे को फेंका जाएगा। तो जब फिर पासे को फेंकेंगे तो क्या बनेगा, इसके साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। हो सकता है कि ये सम संख्या आने का मतलब ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो जब ये आएगा तो ये भी 1 2 3 4 5 6 हो सकता है कि सम संख्या 6 आ गया, तो 6 के साथ भी जब पासा फेंकेंगे तो क्या का पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ये सब पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सैंपल स्पेस बस लिख दे रहे हैं, S बराबर, माना प्रदर्श समष्टि कितनी है, S, तो S बराबर क्या क्या बनेगा, तो एक तो केस क्या बन सकती है, हो सकता है कि टेल आए, तो जब टेल आएगा तो कुछ बात ही नहीं करनी है, जब टेल आएगा तो कोई बात नहीं करनी है, तो यहाँ पर टेल को बस मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ। अच्छा, जब हेड आएगा तो कई पॉसिबिलिटियाँ हैं, जब हेड आएगा तो हेड के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, तो जब 1 आएगा तो कोई बात नहीं करनी है। हेड के साथ 3 आएगा, काम खत्म, आगे नहीं बढ़ना है। हेड के साथ 5 आएगा, काम खत्म, आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर हेड 1, और इसमें जो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिख रहे हैं उसका क्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो पहले जो छोटा है उसको हम लिख दे रहे हैं, तो ये टी लिख दिए हैं, H1 H3 और H5 ये। अब उसके बाद अगर हेड के साथ क्या आ जाता है, 2 आ जाता है,
तो फिर क्या करना है, हमको पासा फेंकना है। तो हेड टू 1, हेड टू 2, हेड टू 3, हेड टू 4, हेड टू 5, हेड टू 6 लिख देना है। अब कहेंगे कि फिर अब सम आ गया तो फिर क्या करें, तो बस इससे ज़्यादा काम करने के लिए नहीं कहा है, बस सम संख्या आएगा तो फिर एक बार और पासे को फेंक देना है, उसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। जितना वो लिमिट देगा उस लिमिट से हमको बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, हेड 2 के साथ कितना हो जाएगा, हेड टू 1, हेड टू 2, हेड टू 3, हेड टू 4, हेड टू 5, हेड टू 6 और उसके बाद हेड फॉर 1, हेड फॉर 2, फिर हेड फॉर 3 और फिर हो जाएगा हेड फॉर 4, हेड फॉर 5, हेड फॉर 6। फिर उसके बाद क्या आ सकता है, हेड 6 1, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5, हेड 6 6। ये हमारा सैंपल स्पेस रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस जितना कहेगा उसी को हमें देखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लेक्चर फर्स्ट का। आज ये लास्ट प्रश्न है, आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रदर्श समष्टि लिखिए। 2 क्वेश्चन है हमारा, ए और बी करके। क्या है क्वेश्चन में पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है, ए, एक बालक की जेब में 1 रुपया, एक बालक की जेब में 1 रुपया, 1 2 रुपया और 1 5 रुपये का सिक्का। यानी कि उसके जेब में 3 सिक्के हैं, एगो 1 रुपये का है, एगो 2 रुपये का है और एगो कितने रुपये का है, 5 रुपये का है। अब क्या रहा है कि वह अपनी जेब से एक के बाद 1 2 सिक्के निकालता है। इस काम को सैंपल स्पेस निकालना है। तो हो सकता है कि 1 रुपया का निकाले और उसके साथ दूसरी बार निकाले तो 2 आ सकता है। हो सकता है 1 रुपये के साथ दूसरी बार निकाले तो 5 रुपये आ सकता है। जो केसेस बन सकती है उसी को मैं लिख दे रहा हूँ। सैंपल स्पेस एस बराबर क्या हो सकता है, 1 रुपये के साथ 2 रुपया हो सकता है। मैंने पहली बार में अगर 1 रुपया निकालेगा तो 1 रुपये के साथ दूसरी बार में क्या आ सकता है, 2 रुपया आ सकता है। और 1 रुपये के साथ दूसरी बार में कितना आ सकता है, 5 रुपया हो सकता है। या हो सकता है कि पहली बार में वो कितना रुपया निकाला, 2 रुपया निकाला, तो 2 रुपये के साथ क्या निकल सकता है, दूसरी बार में 1 रुपया निकल सकता है। और 2 रुपये के साथ दूसरी बार में 5 रुपया निकल सकता है। हो सकता है कि पहली बार में वह 5 रुपया निकाले तो 5 रुपये के साथ दूसरी बार में 1 रुपया निकाल सकता है, 5 रुपये के साथ दूसरी बार में 2 रुपये निकाल सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बी में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी राजमार्ग पर 1 वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है। मतलब कि एक राजमार्ग है, उस पर एक व्यक्ति जो है कि 1 साल में होने वाली घटनाओं को लिखता है। यानी कि हो सकती है 0 घटना हो जाए, मतलब एक भी घटना, मतलब 1 साल में के अंतर्गत जितनी घटनाएं होती हैं सबको वो लिखता है। तो हो सकता है कि 1 घटना हो जाएगी तो हो सकता है कि एक भी घटना ना हो तो एक भी घटना नहीं का मतलब 0 घटना होती है, और 0 घटना होती है मतलब कि घटना होती नहीं है। तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट बनेगा उसी को मैं लिख रहा हूँ। तो हो सकता है क्या बनेगा, एक भी घटना नहीं होगी तो उसको क्या लिख देगा, 1 लिख देगा। 1 साल के अंतर्गत, 1 साल के अंतर्गत की बात है। अब हो सकता है कि वो किसी दिन देखा होगा 1 घटना, तो 1 घटना होती है तो 1 लिख देता है। हो सकता है कि 2 घटना हुई रही होगी किसी दिन, तो 2 घटना हुई रही होगी तो क्या लिख देगा, 2 लिख देगा। हो सकता है किस दिन 3 घटना हुई होगी तो 3 लिख देगा। हो सकता है किस दिन 4 घटना हुई होगी तो 4 लिख देगा। अब 1 साल में, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि घटना 1 दिन में होती कितनी है, वही लिखेगा। तो इसके लिए तो भाई कोई लिमिटेशन है नहीं। अब 1 साल के अंतर्गत जो है कि उसको लिखना है, तो 1 दिन में हम जो घटनाएं होती है उसी को लिखना है। हो सकता है कि 0 घटना हुई तो 0 लिख देगा। हो सकता है 2 घटना हुई 2 लिख देगा, 3 घटना 3 लिख देगा, 1 घटना 1 लिख देगा। ऐसे करके डॉट 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 डॉट। ये कंफर्म नहीं है कि आखिर में वो मैक्सिमम कितना जो है कि घटना वो नोटिस किया हुआ है। तो बस यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे डॉट 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 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।